नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ राज्य पर आक्रमण। मैं अमराराम, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास सब्जेक्ट से वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, पहले के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूताना के रणथंभौर राज्य पर अधिकार किया था। रणथंभौर राज्य पर 1301 ईस्वी में अधिकार करके वहाँ के राजा हमीर देव चौहान को पराजित कर दिया था। राजा वीरगति को प्राप्त हुए थे और उनके राज्य का अधिग्रहण कर लिया, यानी अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को जीतने के बाद अपना अगला ध्यान चित्तौड़ जीतने पर लगाया। अलाउद्दीन खिलजी को मिल रही निरंतर सफलताओं ने आगे की विजयों के लिए मार्ग उसका प्रशस्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय किया, उसके बाद हमने देखा कि उसने रणथंभौर पर भी विजय किया और जनवरी 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के लिए अपनी विशाल सेना के साथ प्रयाण किया, यानी आगे बढ़ा। इधर मेवाड़ के सिंहासन पर समरसी का पुत्र रावल रतन सिंह कोई 1 साल से आसीन था, यानी कुछ ही समय हुआ था तब चित्तौड़ की गद्दी पर रावल रतन सिंह बैठा था। जब उसे अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान के समाचार ज्ञात हुए तो वह भी अपनी सैनिक तैयारी करने लगा अलाउद्दीन का मुकाबला करने के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया, या चित्तौड़ पर आक्रमण के क्या कारण थे। तो अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण का कारण क्या है? 4 कारण इतिहासकारों ने बताए हैं। पहला है अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा, दूसरा चित्तौड़ की महत्ता, तीसरा अलाउद्दीन की विस्तार की नीति और चौथा रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की अलाउद्दीन की आकांक्षा, जिसमें पहला है अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह विश्व विजय का स्वप्न संजोता हुआ सिकंदर सानी बनना चाहता था, यानी सिकंदर के समान अपनी कीर्ति को स्थापित करना चाहता था। लेकिन उसके एक विश्वस्त सलाहकार ने उसको ये सलाह दी कि वह विश्व विजय करने से पहले हिंदुस्तान की विजय करना उसको चाहिए। तो इस विजय के प्रथम चरण में उस सलाह को मानते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर, चित्तौड़, चंदेरी, मालवा, धार, उज्जैन, जालोर जैसे राज्यों पर विजय प्राप्त की या विजय का प्रयास किया। गुजरात विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को विजय किया। उसके पश्चात उसने चित्तौड़ के सुप्रसिद्ध दुर्ग को जीतना चाहा, यानी अलाउद्दीन की ये महत्वाकांक्षा है कि वह विश्व विजयी बने, दूसरे सिकंदर सानी बने। तो उस महत्वाकांक्षा के दृष्टिगत रखते ही उसने चित्तौड़ पर अधिकार करने का प्रयास किया। फिर अगला है चित्तौड़ की महत्ता, यानी चित्तौड़ की जो भौगोलिक स्थिति थी सामरिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण थी। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि व्यापारिक दृष्टि से भी मेवाड़ की विजय आवश्यक थी, क्योंकि मालवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, सिंध आदि भागों में मेवाड़ और आहड़ होकर व्यापारिक मार्ग जाते थे। यानी उसकी गुजरात जो विजय की है, गुजरात और दिल्ली के बीच में संपर्क निष्कंटक रहे, है ना। तो उसके लिए चित्तौड़ विजय या मेवाड़ विजय जरूरी थी, है ना। अतएव सल्तनत के व्यापार को निर्बाध रखने के लिए, यानी गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, सिंध आदि क्षेत्रों पर अपना अधिक सुदृढ़ अधिकार रखने के लिए आवश्यक था कि चित्तौड़ से होकर गुजरने वाले व्यापारिक मार्गों पर उसका अधिकार रहे, इसलिए चित्तौड़ विजय भी आवश्यक थी। यानी चित्तौड़ की महत्ता उसके लिए बहुत ही
अत्यंत आवश्यक थी, बहुत ही अच्छी थी, इसलिए उसे उस पर अधिकार न करना उसके लिए जरूरी हो गया। अगला है अलाउद्दीन के विस्तार की नीति। राय चौधरी जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि सुल्तान दक्षिण भारत की विजय की योजना बिना मेवाड़ की विजय को पूर्ण नहीं हो सकती। यानी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत की विजय करना चाहते थे, इसलिए उसके लिए मेवाड़ विजय करना जरूरी था। तब राजपूत शक्ति के मुख्यतः दो केंद्र थे, एक तो रणथंभौर, दूसरा मेवाड़। हमने देखा कि 1301 में ही रणथंभौर को जीत लिया गया, अपने राज्य में मिला लिया गया, तो उसके बाद मेवाड़ विजय करना आवश्यक हो गया। क्योंकि जब अगर अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में विजय के लिए जाए, ऐसा नहीं हो कि मेवाड़ राज्य की तरफ से उसके लिए खतरा उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए मेवाड़ विजय पहले करना जरूरी था, ताकि वह निश्चिंत होकर क्या करे, दक्षिण भारत की विजय कर सके। उधर चौहानों की शक्ति का संगठन रणथंभौर, जालोर, सिवाना आदि दुर्गों में रहा, तो इधर गुहिलों की शक्ति, गुहिल वंश की शक्ति के प्रमुख केंद्र कौन था, चित्तौड़ था। तो वो चौहानों की शक्ति को भी नष्ट करना चाहते थे राजपूताना में, और गुहिलों की शक्ति को भी नष्ट करना चाहते थे। तो विस्तार की नीति के तहत भी जरूरी था चित्तौड़ पर अधिकार करना। एक चौथा कारण है रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि सुल्तान के आक्रमण का मुख्य कारण रावल रतन सिंह की अत्यंत सुंदर रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की उसकी अभिलाषा थी, आकांक्षा थी। वह उनको अपनी रानी बनाना चाहता था, तो इस कारण भी वह चित्तौड़ पर अपना अधिकार करना चाहता था। इस प्रकार अलाउद्दीन के लिए मेवाड़ पर आक्रमण करना राजनीतिक, सामरिक, व्यापारिक और प्रतिष्ठा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। फिर बाद में अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण होता है। सुल्तान अलाउद्दीन जनवरी 1303 में दिल्ली की से रवाना होकर बयाना भरतपुर पहुंचता है। वहाँ से वह रणथंभौर आता है, फिर चंबल नदी को पार करता हुआ बूंदी, मांडलगढ़ होता हुआ दक्षिण पूर्व की ओर चित्तौड़ पहुंचता है, और चित्तौड़ की तलहटी यानी मैदान में गंभीरी और बेड़च नदियों के मध्य, जहाँ चित्तौड़ दुर्ग बसा हुआ है, स्थित है, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर, वहाँ पर अपना सैनिक शिविर डालता है। अमीर खुसरो भी कहता है कि चित्तौड़ का राणा उस समय सारे हिंदुओं में श्रेष्ठ राजा था। उस राजा ने यानी रावल रतन सिंह ने रक्षात्मक पद्धति से युद्ध का सामना करने का निश्चय किया और दुर्ग को कुछ समय के लिए बंद कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे अलाउद्दीन ने मजनिकों यानी दुर्ग को पत्थर से तोड़ने के लिए पत्थर फेंकने का जो यंत्र मजनिक, उससे दुर्ग की दीवारें तोड़ने का आदेश दिया। यहाँ तो राजपूतों के समक्ष भी प्रतिरोध के और अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था, अतः उन्होंने भी रक्षात्मक नीति से युद्ध करते हुए दुर्ग से आग, पत्थर, तीर आदि की बौछार शुरू कर दी। राजपूत योद्धा इतने अधिक सक्रिय थे कि दिन में युद्ध करते थे और रात में क्षतिग्रस्त प्राचीरों की मरम्मत करते थे। यों कोई 4 माह तक निरंतर प्रतिरक्षा और किलेबंदी के कारण दुर्ग में खाद्य सामग्री का अभाव होने लगा। यानी लंबे समय तक अलाउद्दीन द्वारा दुर्ग की घेराबंदी कर जाने के कारण क्या हुआ, दुर्ग में खाद्य सामग्री का अभाव होने लगा। साथ ही अलाउद्दीन के द्वारा दुर्ग में जो खाद्य सामग्री पहुंच रही थी, जो रसद पंक्ति थी, उसको भी समाप्त कर दिया, काट दिया। ऐसी स्थिति में राजपूतों ने खुला युद्ध करना श्रेयस्कर समझा। यानी जब खाद्य सामग्री का अभाव हो गया, सैनिकों का मनोबल गिरने लगा, तो उन्होंने कहा कि अब खुला युद्ध करने का समय आ गया है, आमने सामने के युद्ध का। तो राजपूती परंपरा के अनुसार अंतिम युद्ध से पूर्व रानी पद्मिनी के साथ हजारों राजपूत ललनाओं ने अपने बाल बच्चों सहित जौहर की धधकती ज्वाला में कूदकर अपनी सतत्व की रक्षा की, और इधर वीर राजपूत योद्धाओं ने केसरिया बाना धारण कर दुर्ग के फाटक खोल दिए। दुर्ग में हुई ये जौहर की घटना इतिहास में चित्तौड़ के प्रथम शाखा के नाम से जाता है। शाखा का मतलब होता है जब युद्ध हो रहा हो तो राजपूत योद्धा केसरिया धारण करके युद्ध में कूद जाते हैं, यानी वो वीर गति को प्राप्त होते हैं, और राजपूत ललनाएं क्या करती है, जौहर भी
जौहर की अग्नि में कूद जाती हैं, यानी जौहर कर लेती हैं। तो हमने देखा था कि विश्व प्रसिद्ध प्रथम जौहर हुआ था रानी रंगदेवी के नेतृत्व में रणथंभौर के दुर्ग में 1301 ईस्वी में। इसी प्रकार ऐसा ही जौहर हुआ रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के दुर्ग में। ये आपको याद करना है। और अलाउद्दीन ने क्रुद्ध होकर बाद में कत्लेआम की आज्ञा दी। खजाइन उल फुतूह में अमीर खुसरो लिखते हैं कि एक ही दिन में 30,000 हिंदू सूखी घास के समान काट डाले गए और चित्तौड़ के मंदिर और भवनों को ध्वस्त कर दिया गया। और विजय के कुछ दिन बाद ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र खिजरा खां को चित्तौड़ दुर्ग सौंपकर दिल्ली चला गया और उसने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने शहजादे के नाम पर खिजराबाद रख दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी युद्ध में रावल रतन सिंह अपने सैनिकों के साथ मारे जाते हैं, रानी पद्मिनी जौहर करती हैं और दुर्ग को खिजर खां को सौंपकर अलाउद्दीन वापस दिल्ली चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि खिजर खां कुछ 4-5 वर्ष तक शासन करते हैं। उस दौरान उसको राजपूत योद्धाओं द्वारा कई तरह से तंग किया जाता है, उनको राज्य छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी ने एक चौहान मालदेव, जो उसका सहयोगी होता है अलाउद्दीन खिलजी का, उसको चित्तौड़ का दुर्ग सौंप देते हैं। किसको? चौहान मालदेव। पहले किसको सौंपते हैं? खिजर खां को। इसलिए तो वह खिजराबाद कहलाता है चित्तौड़ का दुर्ग। उसके बाद मालदेव चौहान को सौंप देते हैं। जब 1321 में मालदेव चौहान की मृत्यु हो जाती है, तब राजपूत योद्धाओं ने चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करने की आकांक्षा से सफल प्रयास करते हैं और सफलता मिलती है एक सिसोदा गांव के हमीरदेव को। सिसोदा गांव के हमीरदेव, ये हमीरदेव रणथंभौर वाला हमीरदेव चौहान नहीं है, ये है हमीरदेव सिसोदा ग्राम का एक राजपूत योद्धा, जो अंततः चित्तौड़ राज्य पर तुर्कों को भगाकर, यानी अलाउद्दीन के जो सैनिक रहते हैं चित्तौड़ की रक्षा के लिए, उन सबको भगाकर अपना अधिकार कर लेते हैं। तो ये हमें याद करना है कि रावल रतन सिंह से पहले जो चित्तौड़ जो राजा होते हैं वो गोहिल वंश के राजा कहलाते हैं। कौन से राजा कहलाते हैं? गोहिल वंश का। जैसे ही हमीरदेव सिसोदा का चित्तौड़ राज्य पर अधिकार होता है तो उसके वंशज भी सिसोदिया कहलाते हैं। तो जो मेवाड़ या जो चित्तौड़ राज्य है उस पर जो वंशज रहे हैं बाद में, वह गोहिल सिसोदिया वंश सम्मिलित रूप से कहलाते हैं। कौन से वंश कहलाते हैं? गोहिल वंश, सिसोदिया वंश। ये आपको ध्यान में रखना है, गोहिल वंश और सिसोदिया वंश। क्यों सिसोदा क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हमीरदेव सिसोदा ग्राम के थे और उनके ही वंशज बाद में चित्तौड़ राज्य की गद्दी पर लगातार बैठते हैं, इसलिए ये सिसोदिया वंश भी कहलाते हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं चित्तौड़ पर आक्रमण के प्रभाव। जब अलाउद्दीन चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और अपने उस पर अधिकार कर लेता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं? चित्तौड़ विजय के बाद राजस्थान में कोई भी राजपूत शक्ति नहीं बची जो सल्तनत का विरोध कर सके, किंतु राजनीतिक दृष्टि से ये युद्ध असफल युद्ध ही था, क्योंकि 4-5 वर्षों में सुल्तान को इसे राजपूत प्रशासक को सौंपना पड़ा। किसको सौंपा था? मालदेव चौहान को, चौहान मालदेव को, है ना। खिलजी वंश के पतन के साथ ही मेवाड़ पर नाम मात्र की सल्तनत भी समाप्त हो गई। हम देखते हैं कि 1320 के आसपास खिलजी वंश की सत्ता दिल्ली सल्तनत से समाप्त हो जाती है। उसके बाद तुगलक वंश की सत्ता स्थापित हो जाती है और कालांतर में दिल्ली सल्तनत का प्रभाव कम होने लगता है। ऐसी स्थिति में मेवाड़ पर पुनः राजपूत राजाओं का अधिकार हो जाता है। राजपूतों की इस पराजय ने मेवाड़ के भविष्य के लिए अधिक सतर्क और शक्तिशाली बनने के लिए प्रेरित किया। क्या किया? यद्यपि सल्तनत का कुछ समय तक ही चित्तौड़ पर अधिकार रहा हो, लेकिन भविष्य में मेवाड़ को अधिक सतर्क और शक्तिशाली बनने के लिए प्रेरित किया। दूसरा देखते हैं हम, सामाजिक दृष्टि से क्या प्रभाव हुआ? मेवाड़ में मुस्लिम बसने प्रारंभ हो गए, अतः हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज की संस्कृति भी इस राज्य में विकसित होने लगी।
यहाँ दो संप्रदायों का सहअस्तित्व इस युद्ध का ही परिणाम था, है ना। सहअस्तित्व, हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के आपस में मिलने से दोनों संप्रदायों में सहअस्तित्व की भावना बढ़ने लगी, जो कला संस्कृति क्षेत्र में हुई। इस युद्ध में जनधन की भी अत्यधिक हानि हुई, साथ ही यहाँ की संस्कृति अमूल्य कला ध्वस्त हो गई और यहाँ से वार्षिक कर दिल्ली जाने लगा। जैसे ही अधिकार दिल्ली का चित्तौड़ पर हो गया तो यहाँ का जो वार्षिक कर खजराना भू राजस्व वो कहाँ जाने लगा, दिल्ली जाने लगा। और अंतिम प्रभाव आक्रमण का अलाउद्दीन खिलजी को इस विजय से बहुत बड़ा लाभ यह हुआ कि दक्षिण अभियानों के लिए वह राजपूत शक्ति के प्रति निश्चिंत हो गया और मध्यकाल में पहली बार उत्तर दक्षिण का आधिपत्य एक केंद्र के अधीन संभव हुआ। यानी पहली बार दिल्ली जो उत्तर भारत में स्थित है, दिल्ली को केंद्र बनाकर दक्षिण भारत तक राज्य का, पहली बार दिल्ली को केंद्र बनाकर दक्षिण भारत पर अधिकार करने का प्रयास किया, यह प्रयास भी हुआ। फिर आता है रानी पद्मिनी की अंतरकथा। ऐसा विवरण है किसमें, मलिक मोहम्मद जायसी जो एक सूफी कवि थे, इन्होंने पद्मावत नामक अपना ग्रंथ लिखा। उसमें रानी पद्मिनी के बारे में लिखा कि रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की पुत्री थी। एक दिन उसका हीरामन नामक पालतू तोता पिंजरे से उड़ गया और व्याध के हाथ लगा। व्याध ने उसे ब्राह्मण को बेच दिया। ब्राह्मण ने चित्तौड़ के राजा रतन सेन को बेच दिया। तोते के मुख से पद्मिनी की सुंदर कथा का वर्णन सुनकर रतन सिंह सिंहल द्वीप गए और 12 वर्ष तक योगी की रूप में रहते हुए पद्मिनी को प्राप्त किया। गंधर्वसेन ने अपनी पुत्री का विवाह रतन सिंह से कर दिया और वह उसे चित्तौड़ लेकर आ गया। तब राघव चेतन नामक एक व्यक्ति, ब्राह्मण व्यक्ति ने रतन सिंह की सेना में आया, किंतु जब रावल को यह पता लगा कि वो विद्वान के स्थान पर जादू टोना में निपुण व्यक्ति हैं, तब उसे चित्तौड़ से निकाल दिया। राघव चेतन जो अपमानित हुआ था, अलाउद्दीन के पास चला गया और पद्मिनी के सौंदर्य लावण्य का वर्णन करके सुल्तान को इस बात के लिए पक्का कर दिया कि वह पद्मिनी को अपने हरम में ले आए। परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन 8 माह तक चित्तौड़ का घेरा डाले रहा, किंतु जब उसे बात बनती नजर नहीं आई तो रतन सिंह के साथ मैत्री का हाथ बढ़ाया। अलाउद्दीन दिल्ली जाने से पूर्व दुर्ग पर गया और वहां दर्पण में पद्मिनी को एक झलक देखने के बहाने पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार छल पूर्वक रतन सिंह को बंदी बना लिया और यह कहलवाया कि पद्मिनी को सौंपे बिना रावल को मुक्त नहीं किया जाएगा। तब गोरा बादल और पद्मिनी ने रावल को छुड़ाने का एक तरीका निकाला और संदेश भेजा कि पद्मिनी अपनी सहेलियों सहित आ रही हैं। 1600 सशस्त्र सैनिक पद्मिनी की सहेलियों के बेस में पालकियों में सुल्तान के पड़ाव की ओर भेजे गए, जहां सुल्तान को यह कहलवाया कि पद्मिनी पहले अपने पति से मिलकर आपकी सेवा में आ रही है। पड़ाव पर पहुंचकर पालकियों में सशस्त्र सैनिक बाहर निकले और अलाउद्दीन से युद्ध कर रतन सिंह को छुड़ा लाए, किंतु तुर्कों की फौज ने उसका पीछा किया और रतन सिंह अपने कई सैनिकों से दूर की रक्षा करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। उधर पद्मिनी भी हजारों स्त्रियों के साथ जौहर की ज्वाला में कूद पड़ी। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ तो ले लिया, किंतु पद्मिनी को नहीं ले सका। ये कहानी मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ से है और इसी कहानी को एक खूबसूरत फिल्म संजय लीला बंसाली की पद्मावत फिल्म में वर्णित किया गया, दर्शाया गया है, यानी दिखाया गया है। तो ये कहानी थी। अब इतिहासकारों में ये विवाद है कि ये कहानी ऐतिहासिक रूप से सही है या गलत है। क्या वास्तव में रानी पद्मिनी हुई थी, यानी जो कहानी बताई गई है पद्मावत में, क्या वह सही है? तो मलिक मोहम्मद जायसी तो यही कहते हैं कि सही है। इसके आधार पर फरिश्ता, हाजी उद्बीर, अबुल फजल भी पद्मिनी की कथा को सत्य मानते हैं। राजस्थान के चारण और भाट्टाओं के साहित्य में भी ये इस कहानी का रोचक वर्णन मिलता है, जिसे आधार बनाकर कर्नल जेम्स टॉड ने इसे स्वीकार किया है। लेकिन कुछ इतिहासकार जैसे डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर के.एस.
लाल, डॉक्टर कानूनगो, डॉक्टर बनारसी प्रसाद आदि इतिहासकार इस घटना की यानी इस पद्मिनी की कथा की ऐतिहासिकता में संदेह व्यक्त करते हैं। तो इसी तरह से ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। धन्यवाद। इसमें प्रश्न क्या बन सकते हैं कि अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण के क्या कारण थे? अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? तो अगस्त 1303 ईस्वी में। यह आपका उत्तर हो सकता है। इसके अलावा एक छोटा प्रश्न बनता है, कौन सा इतिहासकार ने अलाउद्दीन के चित्तौड़ घेरे के आंखों देखा वर्णन किया है? तो अमीर खुसरो वो नाम हो सकता है। खिज़्र खां को कौन से दुर्ग में रखकर उसका नाम खिज़राबाद रखा गया? तो चित्तौड़ के दुर्ग को। खिज़्र खां के बाद चित्तौड़ का रक्षा का भार अलाउद्दीन ने किसको दिया था? तो मालदेव चौहान को। इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न और बड़े प्रश्न बन सकते हैं। बड़े प्रश्न में क्या बन सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के क्या कारण रहे हैं।